np डॉट एरे। तो आज हम पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले ऑपरेशन करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है जो मैंने रैंडमली इनिशियलाइज किया, और एक एरे 2D एरे बनाया मैंने। ये दो एरे मैंने बनाए, एक 1D एरे है और एक मेरा 2D एरे दैट इज मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि इस एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है तो कैसे पता करेंगे? एरे के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे मिन। तो एरे का जो मिन मेथड है वो क्या करेगा, इस एरे में जो मिनिमम एलिमेंट है वो लाकर आपको दे देगा। ठीक है, 31। 31 क्या है? इसका सबसे मिनिमम एलिमेंट है। रिटर्न मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे मिनिमम एलिमेंट मैट्रिक्स में से चाहिए, तो सेम आप मैट्रिक्स पर भी यूज कर सकते हैं। तो चाहे एरे 1D एरे हो, चाहे एरे 2D एरे हो, किसी भी एरे पर जब आप मिनिमम मेथड कॉल करेंगे तो उस एरे के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट लाकर आपको दे दिया जाएगा। तो इस वाले एरे में जो कि 2D एरे है, मैट्रिक्स है, इसके ऊपर अगर मैं मेन मेथड कॉल कर रहा हूँ तो 4 लाकर मुझे देना चाहिए। मेरे पास एक और मेथड है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स वाला 2D एरे है तो पूरी मैट्रिक्स में छोटा एलिमेंट मत बताओ, मुझे उस मैट्रिक्स की हर रो का मिनिमम एलिमेंट बताओ। पहली वाली रो में मिनिमम कौन है, सेकंड रो में मिनिमम कौन है, और थर्ड रो में मिनिमम कौन है। तो मिन मेथड में जब हम एक मैट्रिक्स के साथ मिनिमम की बात करते हैं तो एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिसका नाम है एक्सेस। एक्सेस की वैल्यू अगर मैं 1 करता हूं तो ये हमारा इस वाली 2D एरे में यानी इस वाली मैट्रिक्स में हर रो में मिनिमम को निकाल कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा इस बार 3 मिनिमम एलिमेंट आएंगे जो हर रो के मिनिमम एलिमेंट हमारे होंगे। पहली वाली रो का मिनिमम 4, दूसरी वाली का है 52 और तीसरी वाली का है 30। रिटर्न मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो ऑफ एन। अगर मैं यहां पर लिखता हूं x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इस वाले मैट्रिक्स में हर कॉलम x इज इक्वल टू 0 को मतलब है कॉलम, हर कॉलम का मिनिमम, इस कॉलम का मिनिमम 9, इस कॉलम का मिनिमम 4, इस कॉलम का मिनिमम है 34। तो ये फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि किसी और लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है कि आप बिना कोई लॉजिक लिखे डायरेक्टली इस तरह से आप कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, किसी भी एरे से मिनिमम निकालना आ गया, मुझे मिनिमम किस इंडेक्स पर है वो इंडेक्स चाहिए। जैसे इस वाले एरे में मिनिमम है, मान लीजिए आपका 31, तो 31 का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे वो मिनिमम एलिमेंट नहीं चाहिए, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ARG min। ARG min मेथड क्या करता है, जिस एरे पे कॉल किया जाता है उस एरे का मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स ला कर देता है। रिटर्न
इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे। एरे के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमें लाकर देगा। अच्छा सर एक चीज बताइए, अगर मैं मैट्रिक्स पर यही ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? मान लीजिए मैंने लिख दिया बी डॉट ए आर दी मिन, तो अब इस मैट्रिक्स में मिनिमम एलिमेंट कौन है? 4। तो 4 का इंडेक्स कैसे निकालोगे? देखते हैं। क्या दिया इसने? 1। क्या करा? अगर मैं मैट्रिक्स पर ए आर दी मिन कॉल कर रहा हूं तो पहले मैट्रिक्स को फ्लैटन करता है। फर्स्ट फ्लैटन देन रिटर्न इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम। तो पहले इस मैट्रिक्स को फ्लैटन किया, यानी सब बंटी एरे बन गया। फिर उस बंटी एरे में जो मिनिमम एलिमेंट आया उसका क्या इंडेक्स था वो लाकर आपको दे दिया। मैट्रिक्स पर जब आप इस फंक्शन को कॉल, इस मेथड को कॉल करते हैं तो पहले फ्लैटन फंक्शन इंटरनली चलेगा। फ्लैटन क्या करता है? मैट्रिक्स को बंडी एरे बना देगा। अब उस बंडी एरे में जो सबसे छोटा एलिमेंट आया होगा वो किस इंडेक्स पर आया होगा वो वापस करेगा। तो इसको अगर मैं फ्लैटन करूँ तो 9, 4, 81, 86, 52, 79, 43, 94, 34 ऐसे लग जाएगा लाइन। उसके बाद यहाँ पर ए आर जी मेन के बाद अगला आता है हमारा सेम मैक्स। तो मैक्स अब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, अपने आप उसे समझ सकते हैं कि मैक्स का मतलब क्या हो। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंपली प्रिंट ए डॉट मैक्स। आपको पता है ये क्या आया? और अगर मैं लिख दूं बी डॉट मैक्स तो भी आपको पता है ये क्या आया। सेम मैं लिख दूं यहाँ पर बी डॉट मैक्स और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1, तो हर रो का मैक्सिमम आ गया, हर कॉलम का मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए ए आर डी मैक्स, फ्लैटन कर देगा। इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम पर हम काम कर सकते हैं। इनके बारे में अपने आप लिख लेना क्योंकि सब कुछ वैसा ही है जैसा यहाँ लिखा है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है हमारे पास जिसका नाम है सम। इस वाले एरे के जितने भी एलिमेंट हैं सबका सम करके वापस कर देगा। रिटर्न सम ऑफ
ऑल एलिमेंट present in array. अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो सेम मैट्रिक्स के साथ आएगा। अगर मैं हर रो का अलग अलग सम करना चाहता हूं तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 क्या करेगा, जो बी वाली मैट्रिक्स है इसमें इस वाली रो का सम इस वाली रो का अलग सम कर देगा, इस वाली रो का अलग सम कर देगा, तो हर रो का अलग अलग सम आपको दे देगा। पहली वाली रो का सम, दूसरी वाली, तीसरी वाली। इसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज सम चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले कॉलम में जितने एलिमेंट हैं उनका सम आ गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। दूसरे वाले कॉलम में जो एलिमेंट है उनका सम आ गया, तीसरे वाले कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम आ गया। इंडेक्स के लिए नमपाई में डायरेक्ट तरीका तो नहीं है, लेकिन जो पाइथन का हमारा इंडेक्स का तरीका था वो आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, जो भी आपका एरे है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करिए। तो जो एरे था ये आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उस लिस्ट पर आप अपना इंडेक्स लगा सकते हैं। जैसे अभी आप देखो, ये आपका एरे है, अब मुझे किसी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा ए डॉट या एनपी डॉट वेयर करके देखो। वेयर फंक्शन में आपको मिल जाएगा वेयर ए इक्वल टू वो एलिमेंट बताओ जिसका इंडेक्स आपको चाहिए। मान लो मुझे 44 का इंडेक्स चाहिए, तो वेयर ए इक्वल टू 44। तो बिना लिस्ट में कन्वर्ट करे भी आप कर सकते हो यूजिंग वेयर फंक्शन। तो वेयर फंक्शन क्या करता है, आपसे एक कंडीशन मांगेगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने एलिमेंट होंगे उन सबके इंडेक्स लाकर आपको दे देगा। तो 44 का इंडेक्स आ गया 0 1 2 3। अब इसका फायदा यह है कि हमारा ये और भी अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे लिख दिया मैंने 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मुझे इस एरे के वो सारे एलिमेंट का इंडेक्स लाकर दो जो हमारा इससे ग्रेटर है। तो ये हमारा है, वो सारे एलिमेंट आ गए, देखो जरा।
तो अब अगर मैं आपसे कहूँ 40 से ग्रेटर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो हर एलिमेंट का हमारा क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। ये 0 इंडेक्स का, फर्स्ट इंडेक्स का, ऐसे करके। तो बेटर ऑप्शन है। ध्यान रखेंगे, वेयर, वेयर एक फंक्शन है, मेथड नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे। एक तो है नमपाई फंक्शन, तो जब मैं बोलूंगा तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक है हमारा नमपाई मेथड। तो नमपाई फंक्शन और मेथड का सिंटैक्स क्या होगा, नमपाई फंक्शन होगा तो एनपी डॉट फंक्शन का नेम, ऐसे कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एरे को पास करेंगे और साथ में अदर आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। ये सिंटैक्स होगा अगर वो नमपाई का फंक्शन है। अगर वो नमपाई का मेथड है तो वो एरे ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा, जो एरे है डॉट आपका मेथड, और जो भी आर्गुमेंट पास करने हैं वो हम पास करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको जो ऑपरेशन करा रहा हूँ उसमें कई बार मैं नमपाई फंक्शन यूज करता हूँ और कई बार मैं नमपाई मेथड यूज करता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना सिखाया, सम निकालना सिखाया, तो इसके लिए मैंने नमपाई का मेथड यूज करा। तो नमपाई का मेथड यूज करने के लिए एरे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम, और फिर जो आर्गुमेंट देने हैं वो हम देते हैं। अभी जैसे आपने पूछा कि मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो एक कंडीशन से मैच होने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। कैसे, वेयर नाम का फंक्शन यूज करके। तो वेयर एक फंक्शन का नाम है, मेथड नहीं है, तो एनपी डॉट वेयर, एनपी डॉट वेयर क्या कर रहा है ये, रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। तो जो कंडीशन आपने यहाँ दी है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्सेस को लाकर दे दें। इस क्वेश्चन का पहले से कोई आंसर नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें नमपाई का फंक्शन यूज करना है और हमें नमपाई का मेथड यूज करना है। इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है नमपाई का या मेथड है। तो इसका आंसर फिर क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आपका एक्सपीरियंस बन गया, तो ये आपकी नॉलेज का पार्ट हो जाएगा। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन है या मेथड है। आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा, किताब से पढ़ के सीखो, मुझसे सीखो, यूट्यूब चैनल से पढ़ो, किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से पढ़ो। पहली बार में आपको कहीं से पढ़ना होगा। अपने आप आपका दिमाग कभी नहीं बोलेगा आपसे कि ये फंक्शन है या मेथड है ना। बहरहाल, अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी हैं जिनका फंक्शन भी है और मेथड भी है। जैसे अभी मैंने आपको सम करके दिखाया, तो सम अगर एरे के एलिमेंट्स का आपको करना है तो एरे का मेथड भी होता है और सम नाम का नमपाई का फंक्शन भी है, जिसमें एरे हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो नमपाई के अंदर हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं उन ऑपरेशंस को करने के लिए हमें फंक्शन मिले हुए हैं या मेथड्स मिले हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी आप देखेंगे कि कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनको
दोनों तरह से किया जा रहा है। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया लेटेस्ट सम का, सम करने का मेथड भी आता है, तो आप एरे डॉट सम भी लिख सकते हैं, और सम करने का फंक्शन भी आता है, तो एनपी डॉट सम और एरे को आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वेयर, वेयर सिर्फ फंक्शन का नाम है, वेयर नाम से कोई मेथड नहीं है, तो जब वेयर का यूज करेंगे तो सिर्फ एनपी के साथ ही लगा सकते हैं, एरे के साथ डॉट करके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगेन इसका कोई आंसर नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा किसी से, ठीक है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब अगर हम आगे बढ़े तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने सम निकाला, उसी तरह से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। किसी एरे के एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो ए डॉट मीन भी चल जाएगा और एनपी डॉट मीन भी चल जाएगा, इसको भी दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप और भी चीजें हैं जो निकाल सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। आपको एरे का मीडियन निकालना है तो आप मीडियन निकाल सकते हो, लेकिन मीडियन नाम से मेथड नहीं है, मीडियन नाम का सिर्फ फंक्शन है। किसी भी एरे का अगर आप मीडियन निकालोगे तो मीडियन मेथड नहीं है, ए डॉट मीडियन एरर आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूं ए डॉट मीडियन एरर आ जाएगी। एरे के अंदर मीडियन नाम से मेथड नहीं है, लेकिन फंक्शन नंपाई के अंदर है मीडियन निकालने का। इसी तरह से आप अदर ऑपरेशन जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एरे के। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और टर्म की, जिसका नाम था ब्रॉडकास्टिंग। जब मैं आपको एरे और लिस्ट में डिफरेंस बता रहा था तो मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग शब्द को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसको समझने का आसान तरीका है। क्या है आसान तरीका? व्हाट्सएप पे भी तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं हम लोग। तो व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब होता है कि किसी एक बंदे ने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में लोगों को जोड़ लिया। अब जब उस ग्रुप में कोई मैसेज डाला जाता है तो इंडिविजुअल की विंडो पे आता है, उसे लगता है कि इस इंसान ने मुझे पर्सनली पिंग करा है, जबकि उस इंसान ने पर्सनली नहीं डाला होता है, उसने उस ग्रुप में मैसेज डाला होता है और वो जाता है हर किसी की इंडिविजुअल विंडो पे है। तो हमें फील आता है कि हमसे सीधी बात हो रही है सामने वाले की, जबकि सीधी बात नहीं हो रही है, वो ग्रुप में मैसेज डालता है। तो इस ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट ग्रुप कहा जाता है। ब्रॉडकास्ट शब्द कई और जगह आपने सुना होगा व्हाट्सएप आने से पहले भी। जैसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि कोई भी चीज एक जगह हो रही है वही हमने सबको दे रही है, तो सबकी इंडिविजुअल टीवी पर वो दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। यहाँ पर भी ऐसा होता है। मेरे पास कोई ये एरे है, अब मुझसे कहा गया इस एरे के हर एलिमेंट में +10 करना है, हर एलिमेंट में +10 करना है। तो कैसे करोगे? आप एरे पर ही अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, एरे पर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। और जब आप एरे पर अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो वो ब्रॉडकास्टिंग के अकॉर्डिंग होंगे। दैट मीन्स जब आप लिखेंगे A+1, तो इससे क्या होगा? इस एरे के हर एलिमेंट पर +1 करा जाएगा, 79, 90, 48, 45, और ऐसा करके एक नया एरे बना दिया जाएगा और वो नया एरे आपको वापस करा जाएगा। अगर आप
उस नए एरे को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इससे आपको जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। क्या सर ये लिस्ट में नहीं हो सकता था? हमने कहा नहीं, लिस्ट में ये नहीं होता, तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 10, 12, 30। मान लो ये लिस्ट है। अब मैं लिस्ट में ऐसे कर दूं x+1, एरर आ गई। क्या बोलेगा? लिस्ट के साथ प्लस नहीं लगा सकते, लगाना है तो दूसरी भी लिस्ट होनी चाहिए। हम तो अर्थमेटिक कर रहे हैं, कॉन्कर थोड़ी कर रहे हैं। तो लिस्ट में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है। अगर मुझसे कोई बोल दे कि मुझे लिस्ट के हर एलिमेंट में +1 करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत होती है? एक एक एलिमेंट को बाहर निकालो, फॉर आई इन एक्स, एक एक एलिमेंट पे +1 करो, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट बनाओ, और जो जो रिजल्ट आए उसे दूसरी लिस्ट में अपेंड करते हुए चलो। उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो वो होगा जो आप चाह रहे हो। तो ये 1 2 3 लाइन मेरी बचा लेता है। कौन? एरे। तो एरे और लिस्ट का जो एक डिफरेंस मैंने बताया था वो ये आप कोड के थ्रू समझ रहे हैं। अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, उसके हर एलिमेंट पर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, तो मुझे लूप लगाकर एक एक एलिमेंट बाहर निकाल कर खुद करना होता है, जैसे मैंने अभी करा। अगर ये एरे होता तो मुझे लूप लगाना नहीं पड़ता। मेरा जो टाइम है और जो मेरे एफर्ट है वो मेरे बहुत कम लगते, क्योंकि वो ऑपरेशन मैं सीधा किसके लिए कर दूंगा? एरे के लिए। एरे अपने आप उसको लूप लगाकर अपने अंदर के एलिमेंट के लिए करता रहेगा। ठीक है, और हमें एक नया एरे बनाकर देगा, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करेगा। तो अगर मुझे जरूरत थी तो मैं इसको बाई में स्टोर करके अलग से चल सकता था, ऐसे कर। यहाँ नहीं। यहाँ पर अगर मुझे जरूरत थी तो इस रिजल्ट को प्रिंट ना कराकर पहले एक वेरिएबल में स्टोर करता, फिर आगे यूज करता। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन मैंने प्लस वाला करके दिखाया, चाहे ये कोई सा भी हो, चाहे अर्थमेटिक हो या कंडीशन वाला हो या कोई भी हो। अगर आप एरे पर कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो एरे पर ना होकर एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट पर हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मेरे पास एरे है, अब मुझे इस एरे के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर ये लिस्ट होती तो मुझे लूप लगाकर एक एक एलिमेंट पहले बाहर निकालना होता, फिर एक एक एलिमेंट पर मैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करता। लेकिन यहाँ पर एरे के अंदर रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम है स्क्वायर रूट, np डॉट स्क्वायर रूट। इसमें एरे पास कर दो। क्या करेगा ये फंक्शन? इस एरे पर स्क्वायर रूट की ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। मतलब इस एरे के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल कर एक नए एरे में आपको दे देगा। 78 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 89 का आ जाएगा, हर किसी का आ जाएगा। तो आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब स्क्वायर रूट ही नहीं, अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर नाम का भी फंक्शन है। तो नंपाई में जितने भी ऑपरेशन हैं, अगर हम वो किसी एरे के लिए कर रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट वे में ही होते हैं। हर एलिमेंट के लिए अपने आप हो जाता है, मुझे लूप लगाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब अगर मुझे नंपाई एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं
मुझे उनको राउंड करना है 2 प्लेसेस तक। जैसे मैं चाहता हूँ ये 8.83 हो जाए, ये 9.43 हो जाए, ये 6.85 हो जाए। तो जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है सबको राउंड कर दो डेसिमल 2 प्लेसेस पर। तो अगर मैं एरे के साथ जाऊंगा तो बहुत आसान है, कैसे करूंगा, np डॉट राउंड, राउंड नाम का फंक्शन है। इसमें अपना एरे बताओ जिसके ब्रॉडकास्ट वे में राउंड कर दिया जाएगा, तो मैं ब्रॉडकास्ट शब्द बोलूंगा रादर देन सेइंग फॉर ईच एलिमेंट। मैं टेक्निकल शब्द ब्रॉडकास्ट बोला करूंगा, उसकी हैबिट डालिए आप, है ना। तो अब राउंड फंक्शन क्या करेगा, हमारा बी एरे में ब्रॉडकास्टिंग में राउंड करेगा कितने डेसिमल प्लेसेस पर, कॉमा लगाकर आप बताइए कितने डेसिमल प्लेसेस पर राउंड करना है। तो हर एलिमेंट को, इस वाले एरे के हर एलिमेंट को 2 प्लेसेस पर राउंड करके हमें वापस कर देगा, तो नया एरे वापस करेगा। तो रिटर्न्स न्यू एरे आफ्टर डूइंग ब्रॉडकास्ट राउंड। ब्रॉडकास्ट राउंड मतलब आप जानते हैं क्या हो। मुझे एरे के हर एलिमेंट का लॉग कंप्यूट कराना है, तो np डॉट लॉग, हर एलिमेंट का लॉग आ गया। अब मैं कहानी ज्यादा नहीं लिखूंगा, काम की बातें लिख रहा हूँ। ये हमारा कौन सा लॉग है, बेस ई। तो बाय डिफॉल्ट लॉग फंक्शन बेस ई निकालता है। अगर मुझे बेस 10 चाहिए तो log 10 नाम का फंक्शन है। तो ये इस एरे के हर एलिमेंट का लॉग कंप्यूट करेगा बेस 10 पर। इसी तरह से log 2 नाम का भी फंक्शन है, इस एरे के हर एलिमेंट का लॉग निकालेगा बेस 2 पर। अब एक सिचुएशन समझिए, एक क्लास में 5 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पांचों स्टूडेंट के मैथ में कुछ मार्क्स आए आउट ऑफ 100, वो मैंने लिस्ट में स्टोर कर लिए। ठीक है, किसी के 56, किसी का 65, किसी का 67, 76। तो 5 स्टूडेंट के मैथ के मार्क्स अभी मैंने लिस्ट में स्टोर करें, एरे में नहीं, लिस्ट में स्टोर करें। इन पांचों के केमिस्ट्री में भी मार्क्स आए हैं कुछ। और फिजिक्स में कुछ मार्क्स आए। ठीक है, अब मुझसे कहा गया हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताओ। ये जो मार्क्स हैं ये पहले वाले स्टूडेंट के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ये दूसरे वाले स्टूडेंट के हैं, ये तीसरे वाले के। तो हमें मैथ्स के टीचर ने कॉपी चेक करके सारे स्टूडेंट के मार्क्स को एक लिस्ट में रख कर दिया, क्योंकि मैथ्स के टीचर के पास जो कॉपी गई थी चेक होने, वो मैथ्स के टीचर की। तो उसने सारे स्टूडेंट के मैथ्स की कॉपी चेक करी, तो उसने अपने एंड पर एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में सारे मार्क्स रखकर आपको दे दी। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही फिजिक्स। अब अगर ये लिस्ट है और आपसे कहा जाए कि हर स्टूडेंट के यानी पांचों स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताओ कितने आए, कैसे करोगे इस काम को।
अगर इस काम को मुझे करना होगा तो कैसे करोगे? तो जो सोच रहे हो वो चलेगा क्या? क्या सोच रहे हो? हमने कहा ये सोच रहे हैं हम। तीनों को जोड़ दो पहले तो। M+C+C। अरे ये क्या हो गया सर? ये तो क्या हो गया, एक दूसरे में अपेंड हो गए। 15 एलिमेंट हो गए, अपेंड थोड़ी करना था, जोड़ना था मैं तो। अरे ये लिस्ट है, लिस्ट में दो लिस्ट के बीच में प्लस लगाते हो तो वो कॉन्कैट कर देता है दो लिस्ट को। हमें कॉन्कैट थोड़ी करना था। तो अब क्या करोगे? अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, लूप लगाना पड़ेगा। और लूप भी कैसे लगाओगे? जिप फंक्शन लगाकर। मतलब ये श्योर है, अगर ये काम मैं आपको करने को दे दूं तो आपको आधा घंटे से पहले होगा नहीं आपसे ये। ठीक है। और ये भी मान के चल सकता हूँ कि होगा भी नहीं आपसे, है ना। लेकिन अगर ये लिस्ट की जगह एरे होते, मान लीजिए ये लिस्ट की जगह एरे होते, तीन एरे होते, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक एरे बना लिया, np.array, और इस लिस्ट को मैंने एरे में रख लिया। फिर एक एरे बना लिया, और फिर से एक एरे बना लिया। अब हमने कहा एरे के अंदर एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करने की भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। M+C+C क्या करेगा? इस एरे के इस एलिमेंट को इस एरे के सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ प्लस इसके साथ जोड़कर एक तीसरे एरे में रख देगा। इन तीनों को इन तीनों को एलिमेंट बाय एलिमेंट जोड़कर आपको दे देगा। देख लो, 56, 67, 66, 189 होंगे, 65 देश ये होंगे। तो सर जोड़ना थोड़ा ना था, हमें तो एवरेज निकालना था, तो मैंने तो आपको बस समझाया। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप ऐसे कर दो, जो भी रिजल्ट आया M+C+P का, जो भी रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट भी तो अपने आप में एक एरे ही है। ध्यान से देखो, जो रिजल्ट आया वो एक एरे तो आया है। उस एरे का क्या निकाल लो? मीन। अभी तो पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले। ये लो एवरेज मार्क्स। अच्छा ये क्या हुआ? ये इस पूरे का एवरेज आ गया। सर ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए? 189 का मीन चाहिए। तो कितने से भाग करोगे इसे? 3 से। तो हर किसी को किससे भाग करना है अब? 3 से। डिवाइडेड बाई, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। मतलब इससे जो रिजल्ट आया वो एक एरे है, और एरे पर जब मैं अर्थमेटिक करता हूँ तो ब्रॉडकास्ट होता है, हर एलिमेंट को डिवाइड कर देगा। कितने से? 3। 63%, 67, 66, 77, और ये 64, और ये 65, और ये लास्ट वाला 68। सर डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेसेस तक np डॉट राउंड कॉमा 2। डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेसेस तक राउंड होगी। चलिए, तो आपने नंपाई के काफी सारे ऑपरेशंस हैं जो आपने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि नंपाई के अंदर अगर दो एरे मुझे गिवन है, उन दोनों एरे में मुझे ये पता करना है कि किस किस पोजीशन पर एलिमेंट मेरा सेम है। तो कैसे पता करेंगे? जैसे
मेरे पास एक एक्स नाम का एरे है और एक वाई नाम का एरे है। यहाँ पर 56, यहाँ पर 76, 46। अब ये दो एरे मेरे पास है, मुझे पता है इन दोनों एरे में जीरो इंडेक्स पर वैल्यू सेम है, फोर्थ इंडेक्स पर सेम है और फिफ्थ इंडेक्स पर सेम है, या जो जो इंडेक्स है वहां पर सेम है। अब इस बात को अगर दो बड़े एरे के साथ करा जाए तो आंखों से देखकर पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कोई कोड बताना है जिससे मैं बता पाऊं इन दोनों एरे में किस किस पोजीशन पर सेम वैल्यू हमारी आ रही है। तो हम वेयर लगाएंगे, np डॉट वेयर। तो वेयर हम दो तरह से यूज कर रहे थे। पहला, सिंगल एरे, सिंगल एरे के साथ अपनी कंडीशन और कंडीशन में कोई वैल्यू। दूसरा, कंडीशन में एक एरे के साथ दूसरा एरे भी दे सकते हैं। तो वेयर हमने अभी जो पढ़ा था उसमें हम एरे के साथ जो भी कंपैरिजन कर रहे थे वो किसी वैल्यू का कर रहे थे। अब हम वैल्यू की जगह पर एक एरे का दूसरे एरे के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक एरे का दूसरे एरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या करता है, इन दोनों को बराबर कंपेयर करेगा, और जहां जहां पर ये दोनों एरे बराबर हैं वो इंडेक्स लाकर दे देगा। जीरो इंडेक्स पर बराबर है, वन पर नहीं है, टू पर नहीं है, थ्री पर बराबर है, फोर पर बराबर। क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ मैंने 65 कर दिया, अब यहाँ 65 है, यहाँ 67 है, लेकिन आप बोलो 65 तो यहाँ है ही, वो नहीं है, सेम पोजीशन पर बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी हो। तो दो एरे में सेम पोजीशन पर अगर वैल्यू सेम है तो ये चलेगा। तो सर सेम को ही पकड़ेगा, हमने कहा नहीं, वो तो आपने कहा है ना सेम। आप बताओ क्या कंडीशन, हमने कहा जहां बराबर ना हो वो ले आओ। तो बराबर कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है बराबर, यहाँ नहीं है बराबर, तो वन पे और टू पे बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी वो आप बताएंगे। आप ऐसे बता दो ग्रेटर देन हो, तो बताओ कहाँ कहाँ पर एक्स बड़ा है वाई से। एक ये बड़ा है 67 और ये 65 है, बस एक ही जगह बड़ा है, यहाँ तो छोटा ही है। तो वेयर हमारा इंडेक्सेस वापस करता है। वेयर को हम सिंगल एरे के साथ यूज करेंगे तो सिंगल एरे के साथ कंडीशन बनाने में अपनी वैल्यू बनाएंगे, और अगर दो एरे के साथ यूज कर रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं। तो वो दो एरे में जो आपकी कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल करने वाले कौन कौन से इंडेक्सेस हैं वो आपको आपको वापस करके दे देगा। अब देखो, इसका यूज अगर मुझे करना हो तो कहाँ कर सकते हो। कोई एक डायबिटिक पेशेंट है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। उसने क्या करा, उसने एक दिन में अपना 3 बार डायबिटीज चेक कराया कि कितनी आई शुगर। तो उसने यहाँ पर क्या करा, मान लीजिए एक्स एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मॉर्निंग को वो डायबिटीज चेक करता है अपना, है ना, मॉर्निंग में डायबिटीज चेक करता है, तो कितनी आई, मान लो 100 आई।
उसके बाद ये आई आपकी, मान लो मंडे को, ट्यूसडे को कितनी आई, 120 आई। उसके बाद वेडनेसडे को कितनी आई, मान लो आपको 1 आई। तो इस तरह से और भी आप 7 दिन की लगा लो। अब आप ऐसे मानो, 0 को मंडे, फर्स्ट को ट्यूसडे, ऐसे मान लो, या 0 को संडे, किसी को कुछ भी मान सकते हो। अब बाई नाम का एक एरे है, इस एरे में हमने खाने के बाद की शुगर चेक करी कि खाना खाने के बाद कितनी शुगर है। जनरली डॉक्टर हमारा 2 तरह की शुगर चेक कराते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। एक अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए, और दूसरा खाना खाने के 2 घंटे बाद की, ग्लूकोज द्वारा कुछ होता है शायद। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए ऐसे लिखी हुई है, कुछ भी हो सकती है। अब मुझे ये पता करना है कि जिस पेशेंट की ये शुगर की रिपोर्ट है, 1 हफ्ते की रिपोर्ट है, 1 हफ्ते में मॉर्निंग की शुगर लेवल क्या था और उसी हफ्ते का खाने के बाद का शुगर लेवल क्या था। अब मुझे अगर इसमें पता करना हो कहाँ कहाँ पर सुबह का और खाने के बाद का शुगर लेवल एक जैसा आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से वेर लगाकर एक कंपेयर कर सकता हूँ। मान लो रिजल्ट आया 2, 2 का मतलब है सेकंड इंडेक्स पर बराबर है। तो सेकंड इंडेक्स को आपने क्या माना है, 0 को अगर आपने संडे माना है तो 1 को मंडे माना होगा, 2 को क्या माना होगा, ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे को आपका खाने के पहले और खाने के बाद का शुगर कैसा आया, सेम आया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बता। तो आप कंपैरिजन बराबर का करो, लेस देन करो, ग्रेटर देन करो, कुछ भी कर सकते हो। या मुझे जरूरत पड़ी, ये बताओ कि किस दिन ऐसा था कि मॉर्निंग में शुगर ज्यादा आई है और खाने के बाद शुगर कम आई है, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली खाली पेट जब आप अपनी शुगर लेवल चेक कराओगे तो कम आएगा, और खाने के बाद का कराओगे तो ज्यादा आएगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी दिन सुबह का शुगर लेवल ज्यादा आ गया आपका। शुगर समझ में नहीं आ रहा तो बीपी ले लो, समझ में आ रहा है बीपी नहीं आ रहा समझ में तो अपना वेट ले लो। तो कुछ भी आप ले सकते हो जहां पर आपको कंपैरिजन करना हो। तो एरे के थ्रू अगर आप करोगे तो इजीली आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज मैंने रखी हुई हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनमें 50 एम्प्लॉय की सैलरीज रखी हुई हैं। अभी ये छोटा कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लिखा किसी की सैलरी है 20,000, किसी की सैलरी है 15,000, किसी की सैलरी है 60,000, किसी की सैलरी है 45,000, किसी की सैलरी है 25,000, और भी सोच लो जितना सोच सकते हो। अब मुझसे कहा गया भाई आप मुझे वो सैलरीज ला कर दीजिए जो 30,000 से बड़ी है। जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है वो मुझे देखनी है कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। तो अब अगर मुझे वो सारी सैलरी पता करना हो कि जो 30,000 से ज्यादा है, तो आंखों से देखकर समझ में आ रहा है 60,000 45,000 दो ही है 30,000 से ज्यादा वाली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये लिस्ट बहुत बड़ी है, 5 नहीं 5,000 एम्प्लॉयज की सैलरी इसमें रखी है, तो आंखों से देखकर तो नहीं बता पाओगे आप। तो आप कैसे लिखोगे कोड। हाँ, अगर ये लिस्ट है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लूप लगाकर एक एक एलिमेंट को बाहर निकालना होगा, ऐसे करके। फॉर आई इन एक्स, इफ आई इज ग्रेटर देन 30,000, तो प्रिंट कर दो आई। तो 3 लाइन आपको लगानी पड़ेगी। तो सर कहाँ जाना है, अगर आप सी से सोचोगे तो बहुत आसान है, लिस्ट से भी सब कुछ हो ही रहा है हमारा। लेकिन आप
पाइथन की नजर से देखोगे तो पाइथन ने कहा ये 3 लाइन में जाना है, 1 लाइन में सारा काम हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, इसको एरे बना दो। तो यहाँ पर लिखा मैंने a इक्वल टू np डॉट एरे एक्स। तो अब जो लिस्ट था वो एरे बन गया। अब एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल स्लाइसिंग कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट की स्लाइसिंग को आपने करना सीखा था, ऐसे करके याद आ ही जाएगा, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्लाइसिंग करते थे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग। उसी तरह से एरे की स्लाइसिंग भी होती है। साथ ही साथ यहां पर हम कंडीशन भी दे सकते हैं। तो यहां पर अगर मेरे पास एक एरे है तो एरे को मैं 2 तरह से फिल्टर कर सकता हूं। पहला, पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि कहां से फिल्टर करना शुरू करें, कहां तक करें, बीच बीच में इंटरवल कितना रखें। और ये फिल्टरिंग तो लिस्ट में भी थी और इसको हम स्लाइसिंग कहते थे। लेकिन पाइथन के एरे के अंदर जो नया कॉन्सेप्ट दिया गया, जो लिस्ट में नहीं है, आज भी नहीं है, वो क्या है कि आप किसी भी एरे के अंदर से एलिमेंट को फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन यहां भी दे रहे थे, लेकिन यहां पर एलिमेंट नहीं आता है, एलिमेंट का इंडेक्स आता है। मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे वो एलिमेंट ही चाहिए सीधा सीधा। तो हम क्या करेंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, सीधा एरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी कंडीशन डाल देंगे। तो ध्यान से समझना कि वेयर और एरे स्लाइसिंग बूलियन वाली डिफरेंस है। वेयर में भी कंडीशन चलती है और इसमें भी कंडीशन चल रही है। इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं आते, उनके इंडेक्स आते हैं। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट है वो खुद आते हैं, जो चाहिए वो वैसा यूज कर लो। तो अब अगर मैं यहाँ पर, ये तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ लिस्ट में पाइथन में, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एरे का कंडीशन वाला स्लाइसिंग पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखोगे, कंडीशन। कंडीशन कैसे बनाओगे, एरे का नाम ग्रेटर देन 30। हो गया, हमने बस हो। तो ये सिंटैक्स क्या करेगा, इस वाले एरे से फिल्टर करेगा कौन से एलिमेंट जो इस ब्रॉडकास्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इस एरे के हर एलिमेंट को इस कंडीशन से चेक कराया जाएगा, और जो जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उन एलिमेंट को उठाकर एक नए एरे में रख दिया जाएगा और वो नया एरे मुझे वापस हो जाएगा। तो इस कंडीशनल स्लाइसिंग से मुझे एक एरे मिलेगा और उस एरे में वो एलिमेंट कॉपी होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। 3 लाइन से काम हो रहा था, और छोटा करना है, 1 लाइन से हो गया। इसे बोलते हैं कंडीशनल स्लाइसिंग। अब जब आप अपनी कंडीशन लिखते हैं तो एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एक एरे बनाया, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसमें से वो एलिमेंट ले आओ जो 50 से बड़े हैं, ये लो जो। अब आपसे मैं ये कहूं कि वो एलिमेंट लाओ जो 50 से बड़े हो और इवन हो। अब इवन एलिमेंट चाहे 50 से छोटा हो तब भी आ जाए, यानी कि 4, 50 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इवन है, मुझे फिर भी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जो भले ही 50 से ग्रेटर नहीं हो, इवन है तो भी आ जाए, और 50 से ग्रेटर कोई भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, सब आ जाए। तो इस बार कितनी कंडीशन लगानी है मुझे, तो तो 2 कैसे लगाई जाती है वो सीखना पड़ेगा, इसलिए यूज केस बनाया मैंने। तो यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन लिखूंगा, जो ए रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इवन की कंडीशन यही होगी हमारी। अब जब 2 कंडीशन लिखेंगे इनको मिलाना पड़ेगा, तो क्या कॉमा लगा के मिलाओगे ऐसे करके, एरर। कैसे लगाएं यहाँ पर, और लगा के मिलाओगे, एरर। तो पाइथन में
जब हम एरे के साथ कंडीशनल स्लाइसिंग करते हैं तो हमारे लिए लॉजिकल और लॉजिकल एंड की जगह पर बिटवाइज और बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करने का सजेशन दिया गया है। सजेशन क्या, सिंटैक्स दिया गया है, करना ही होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो जब भी आप एरे की कंडीशनल स्लाइसिंग करते हैं, अगर एक कंडीशन है तो सोचना ही नहीं है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो आपको हर कंडीशन को क्या करना होगा, जो बीच में बिट वाइज एंड या बिट वाइज और से कंबाइन करना होगा। वो आप देखो कौन सी सिचुएशन आप, एज वेल एज हर कंडीशन को पैरेंथेसिस में भी लिखना होगा। अगर ये पैरेंथेसिस में नहीं लिखा तो भी नहीं चलेगा। अब फिर से सुनेंगे, एरे की कंडीशनल स्लाइसिंग या बूलियन स्लाइसिंग अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन देके करेंगे तो उन एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए बिट वाइज और बिट वाइज एंड जैसी आपकी नीड है वो आप यूज करेंगे। दूसरा, हर कंडीशन को एक एक्सप्रेशन बनाकर लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। अगर ये दो बातें नहीं मानेंगे तो फिर हम एक से ज्यादा कंडीशन नहीं लिख पाएंगे स्लाइसिंग करके। ठीक है, चलिए। और अगर मैं आपसे कहूँ एंड लगा दो, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे वही एलिमेंट चाहिए जो 50 से ज्यादा हो और इवन भी हो। मतलब 65 नहीं चाहिए, 67 नहीं चाहिए, 91 नहीं चाहिए, 50 से ज्यादा और इवन। क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड क्या होता है, 1 टाइम m%। चलिए भाई, तो ये हमारा कंडीशनल स्लाइसिंग हो जाती है एरे की। तो नंपाई एरे ना के चीजें बहुत फास्ट कर देगी, डेवलपमेंट फास्ट दिख रहा है होगा। मैं लिस्ट में लगा रहता तो लूप ही चलाता रहता और लॉजिक सोच ही रहा होता। यहाँ पर चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं, आपका डेवलपमेंट टाइम बहुत कम लग रहा होगा। सेम काम जो लिस्ट से कर रहे थे, अगर सेम काम एरे से करा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो मैट्रिक्स को फोकस करके बनाए गए हैं। तो कोई एक मैट्रिक्स बना लो, मान लो एम नाम की एक मैट्रिक्स बना ली, रैंडम एलिमेंट से इनिशियलाइज करके। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। कैसे करोगे, ट्रांसपोज का मतलब है जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएं, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएं। तो इस ऑपरेशन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला, ट्रांसपोज नाम का हमारे पास मेथड है। जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है उस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज नाम का मेथड कॉल करिए, आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होगा, नई मैट्रिक्स मिलेगी। और उस नई मैट्रिक्स में एलिमेंट ट्रांसपोज होकर आ जाएंगे। देखो ये रो था 5 4 7, यहाँ पर कॉलम बन गया 5 4 7। ये 2 6 2 सेकेंड रो थी, यहाँ पर 2 6 2 सेकेंड कॉलम बन। दूसरा तरीका है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है उसके ऊपर कैपिटल टी नाम की प्रॉपर्टी आप यूज करिए, इससे भी हमारा ट्रांसपोज आ जाता है। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ये रीडेबल ज्यादा है, समझ में भी आ रहा है, ये छोटा है, रीडेबिलिटी थोड़ी खराब है। पता होना चाहिए टी मतलब ट्रांसपोज। तो टी नाम का फंक्शन नहीं है, टी नाम का वेरिएबल है।
मैट्रिक्स के ऊपर टी नाम का वेरिएबल हम यूज करेंगे। कैपिटल ही है, स्मॉल में एरर आ जाएगी। छोटा है रीडेबल कम है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा थोड़ा ना है कि याद ही नहीं होगा। रीडेबल भी है और सही भी है। एक और ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के साथ हम कर, अच्छा मैट्रिक्स के साथ अर्थमेटिक, हमने कहा बिल्कुल मैट्रिक्स के साथ भी अर्थमेटिक ब्रॉडकास्टिंग के साथ होती है। जैसे अगर मैं एम मैट्रिक्स ये वाली है, हर एलिमेंट में मैं दो का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ये लो जी हो गया। ऐसा करके एक नई मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं होगा, एक नई मैट्रिक्स आपको दे दी जाएगी। हर एलिमेंट में दो को मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है ये वाली एम मैट्रिक्स और एक है एन नाम की मैट्रिक्स। मान लीजिए दो मैट्रिक्स, क्या इन दोनों का हम एलिमेंट बाय एलिमेंट अर्थमेटिक कर सकते हैं? जब किसी एक मैट्रिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक वैल्यू के साथ करते हैं तो हमने देख लिया। लेकिन अगर मैं एक मैट्रिक्स का सेम पोजीशन के एलिमेंट जो दूसरी मैट्रिक्स के अंदर है उनके साथ अर्थमेटिक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाए, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाए, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाए, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन हो जाए दो मैट्रिक्स, तो भी हम कर सकते हैं। एम मल्टीप्लाई एम क्या करेगा, इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करके एक नई मैट्रिक्स में रखकर हमें वापस कर देगा। तो एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन एक वैल्यू से कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होगी। एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन दूसरी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दोनों ही केस में रिजल्ट जो आता है एक नई मैट्रिक्स में रखकर आपको दिया जाएगा। अगर हम अपनी 9th क्लास को याद करें तो दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट भी होता था, दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट। अब सर ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वाली मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लीकेशन दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से होना। तो अगर मुझे दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, चलो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो रूल क्या होता है, पहली मैट्रिक्स है मान लो आपकी एम, दूसरी मैट्रिक्स है एन मान लीजिए। तो पहली मैट्रिक्स का जो शेप है वो आपका अगर ए क्रॉस बी है तो दूसरी मैट्रिक्स का शेप बी क्रॉस कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन करे वो हो सकता है। तो पहली वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। तो पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रोज से मैच होना चाहिए, अगर ऐसा है तभी हमारा मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट वरना नहीं होगा। अच्छा मान लो इसको मैं सी कर देता हूं, तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो ए क्रॉस सी की आएगी। तो दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी शर्त क्या है वो हम सीख रहे हैं। दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट होने की शर्त होती है पहले वाली मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम होने चाहिए जितना दूसरी वाली मैट्रिक्स में रोज, तब हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो पहले वाली की रोज और दूसरे वाले की कॉलम के शेप की होगी। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, एक ये है एक ये है, इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, अभी तो बुलाया था, तो इन दोनों की जो मैट्रिक्स है इन दोनों की मैट्रिक्स का अगर मैं एक बार डॉट प्रोडक्ट करके दिखाऊं तो कैसे करेंगे, इस वाली रो को पकड़ लो,
इस वाली रो का मल्टीप्लीकेशन इसके कॉलम से करो, ये 5 का मल्टीप्लाई 5 से करो। फिर जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो दोनों को सम करोगे, 4 का मल्टीप्लाई इस 4 से करो, प्लस 7 की मल्टीप्लाई इस 7 से करो। कितना आया सॉल्व करो जरा। 25 ये हो गया, 16 ये हो गया, और 49 ये हो गया। 41 और 49 लगभग 90 हो गया। जोड़ो जरा। तो ये हो गया आपका 90। अब दूसरा कॉलम कैसे आएगा, इसी रो की मल्टीप्लाई अब दूसरे कॉलम से कर दो। कितना हो गया, 5 दूनी 10, 4 6 24, 7 दूनी 14, जोड़ो कितना आया, 24 10 34 44 48, तो यहाँ पर आ गया 48। अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर दो, कितना आएगा, 35 28 और 42, 8 2 10, 5 15, 3 2 5 और 4 9 और 10 105। अब यहाँ पर जो आएगा, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फिर से इस कॉलम से, फिर इससे, फिर इससे, तो ये 3 बन जाएंगे। फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से। अब बाकी आप आराम से घर पे करके देखना, मैं आपको नंपाई से कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ। तो नंपाई के अंदर इस काम को करने के लिए क्या करना है, नंपाई के अंदर एक फंक्शन है डॉट, डॉट फंक्शन के अंदर वो दोनों मैट्रिक्स अपनी पास कर दो। रिजल्ट आ गया 90 48 105, ऐसी बाकी भी आ जाती। अब इस काम को शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का नंपाई में एक ऑपरेटर भी बाद में ऐड कर दिया गया, शुरू में नहीं था। क्या है हमारा, ऐड सिंबल। ऐड सिंबल क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट निकालता है, शॉर्टकट है। तो अगर दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उनकी शेप कंपैटिबल है, तो ऐड ऑपरेटर से आप दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ये लिस्ट के साथ नहीं चलता, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। मैट्रिक्स की रैंक निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स पर और ऑपरेशन करना। तो हमारे पास नंपाई के अंदर एक और सब मॉड्यूल है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल के अंदर हमें इनवर्स निकालने का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप नंपाई के अंदर लीनियर अलजेब्रा के अंदर से इनवर्स नाम का फंक्शन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और फिर उस फंक्शन के थ्रू आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, उसकी रैंक निकाल सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकलती है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल के अंदर
सब मॉड्यूल, सॉरी, नंपाई मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा, और आप लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल के थ्रू इस काम को कर सकते हैं। इवन आप लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल के थ्रू अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ मेरे पास दो इक्वेशन है, आपको अपनी अलजेब्रा याद आ जाएगी 8वीं 9वीं क्लास की। देखो 2x प्लस 3y, एक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लो 5, है ना। फिर यहाँ पर गिवन है 4x माइनस 3y इक्वल टू मान लीजिए 6। अब इन दो इक्वेशन का यूज करके x और y की वैल्यू बताओ। अलजेब्रा के अंदर पढ़ाते थे हम ये सब चीजें, ठीक है। तो कैसे करेंगे दो इक्वेशन को सॉल्व? ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया 6x इक्वल टू 11। अच्छा मान लो यहाँ 7 कर देते हैं, गुणा आसान हो जाएगी। 12 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 12/6, यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दो, तो मान लो इस वाले में रख दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 3y इक्वल टू 5, कितना आ गया 3y इक्वल टू 5 माइनस 4 डेट इज 1। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1/3 आ गई। ये तो हो गया कागज पे। मैं इस काम को प्रोग्राम से भी कर सकता हूँ। तो किससे कैसे करेंगे? नंपाई के अंदर लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल है, उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉल्व। सॉल्व नाम का फंक्शन यूज करके इस काम को किया जा सकता है। तो सर हमें ऐसा करने की जरूरत तभी है जब हम चीजों को जानते हो या हमारी जरूरत है। अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, तो वो सब भी उस मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, इंपोर्ट नंपाई डॉट लीनियर अलजेब्रा, इंपोर्ट, यहाँ पर ही आपको फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फंक्शन सॉल्व नाम का। अरे इंपोर्ट दो बार हो गया, इंपोर्ट ये नहीं, फ्रॉम numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा इंपोर्ट सॉल्व। सॉल्व नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, आपकी जो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस उनको सॉल्व करने के लिए काम करता है। इसी तरह से हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए inv नाम का फंक्शन है। ये क्या करता है, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल है जो आप यूज कर सकते हैं। तो हमें इतनी गणित पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है, नंपाई के मैट्रिक्स से ही अपना काम हो जाता है। इवन मैट्रिक्स भी अलजेब्रा का ही पार्ट होती है। तो आपसे कोई पूछता है कि मैट्रिक्स मैथ की किस ब्रांच का पार्ट है, तो आप बोलेंगे एरे और मैट्रिक्स अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, ठीक है। और कौन कौन सी ब्रांच होती है? कैलकुलस, कैलकुलस में क्या आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डी अपॉन डी एक्स, है ना। ये जो होता था आपका डी अपॉन डी एक्स या इंटीग्रेशन वाला जो होता था हमारा, तो ये किसके अंदर आता है, कैलकुलस के अंदर। फिर और क्या आता है, ज्योमेट्री आती है जिसमें कोऑर्डिनेट पे काम किया जाता है कि भाई ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये सब चीजें जो आती हैं। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं इक्विलिटी डिस्टेंस का यूज करके या कोई फार्मूला यूज करके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आती है, होने या ना होने की क्या संभावना है। तो ये बहुत सारी अलग अलग फील्ड हो गई हमारी मैथ। तो हमें सबको सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें जो जो जरूरत है उतना हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे
मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है कि नंपाई बनाने वाला एक इंसान नहीं होगा, नंपाई बनाने वाला एक टीम होगी। जिस इंसान ने हेड करा होगा उस टीम के लिए, उसने अपने नाम से नंपाई का नाम दे दिया। और 2005 में नंपाई पहली बार बनी, 2022 17 साल हो गए। तो कोई 17 साल से लगातार काम कर रहा है, तब जाके आज हमें उतना मिला है जो हम पढ़ रहे हैं। हम नंपाई को टोटल 3 क्लास में पूरा पढ़ लेते हैं। तो किसी ने 17 साल में जो करके दिया है, वो हम 3 क्लास में, 3 क्लास में भी 3 घंटे में, भाई एक एक क्लास 10 घंटे की हो गई, तो 4.5 घंटे में 17 साल का नहीं पढ़ सकते। तो जो जो क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं, उसका आंसर कैसे निकाला जाए? हमें सिंटेक्स आना चाहिए, आता है। हमें यह पता है कि कल को हमें अगर नंपाई का कोई फंक्शन यूज करना होगा तो एनपी डॉट करके यूज कर लेते हैं, या कोई मेथड अगर हुआ तो एरे डॉट मेथड का नेम करके यूज कर लेते हैं। हमें यह पता है कि ब्रॉडकास्टिंग होती है, हमें पता है कि भाई एरे के साथ हमने कुछ ऑपरेशन करके देख लिया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने क्लास में नहीं कराया, ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके पास रह जाएंगे जो मैंने क्लास में नहीं कराए होंगे, तो सब कुछ करा पाना इम्पॉसिबल है। 17 साल वाली चीज 4.5 घंटे में नहीं हो सकती, ठीक है, और कोशिश भी नहीं करनी है ना। तो हम गूगल पे सर्च करेंगे, हमें गूगल सर्च करना आना चाहिए। हमें जो चाहिए, मान लो मुझे कोई क्वेश्चन आया कि नंपाई में ये कैसे होगा, गूगल पर जाओ टाइप कर दो कि कैसे होगा नंपाई में ये। आपको क्या बताएगा गूगल? सिर्फ एक फंक्शन बताएगा कि ये मॉड्यूल का ये फंक्शन है, ये सिंटैक्स है, यूज कर लो। अब आपको यूज करना आना चाहिए, वो मुझे आता है। मुझे पाइथन आती है, मुझे जुपिटर आता है, मॉड्यूल इंपोर्ट करना आता है, फंक्शन कॉल करना आता है, वो मैं कर लूँ। इसकी हैबिट हमें डालनी सीखनी होगी। क्योंकि मान लो आज मैंने जितना पढ़ाया, क्या 2 साल बाद नंपाई अपडेट नहीं होगा? अब 2 साल बाद जब अपडेट होगा दोबारा पढ़ने आओगे ड्यू कैट में कि हमने तो पैसे दे रखे, दोबारा पढ़ाओ हमारे लिए? अब सेंसिबल नहीं है, आपको खुद से हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, इवन नंपाई में नहीं। ये बात तो मैं थ्रू आउट कोर्स कहूंगा, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे वो मल्टी थ्रेडिंग हो, चाहे वो कोई सा टॉपिक हो। हर टॉपिक में जितना पॉसिबल है पढ़ पाना पॉसिबल नहीं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बेस अच्छा होना चाहिए, आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जो रह गया है, कभी जरूरत पड़ जाए तो एक हिंट मिल जाए तो मैं उसे कर पाऊं। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। इसी अप्रोच से हम अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरे पर क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग पहली क्लास में कि एरे साइज में तो साइज बदलते नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो एरे की वैल्यूज रिप्लेस हो जाती हैं, एरे की वैल्यूज मेरी रिप्लेस हो जाती हैं। तो अब कैसे करेंगे? जैसे कोई भी एरे मेरे पास मान लीजिए ए, अब मुझे इसमें ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये वाली। तो जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है, क्या करेंगे? इंडेक्स पर जाएंगे, 0 1 2 3, लोग कोइंसिडेंटली थर्ड, थर्ड का नहीं करते, 0 करते हैं। 0 इंडेक्स की वैल्यू बदलनी है, ये लो बदल गई। ऐसे करके हम लोग करके आ सकते हैं। अच्छा, कंडीशनली अपडेट कर सकते हैं। कंडीशनली अपडेट का मतलब है कि वो सारी वैल्यूज जो 50 से अबव हैं वो 100 से रिप्लेस हो जाएं। वो सारी वैल्यूज जो 50 से अबव हैं 100 से रिप्लेस हो जाएं। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन डाल दी, वो सारी वैल्यूज जो 50 से बड़ी हैं, ठीक है, उनके उनको गेट करना है, गेट कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि गेट मत करो, उनकी जगह पे क्या जाके सेट कर दो, 200 सेट कर दो। तो क्या ये सही होगा? देख लेते हैं। और अगर मैं अब रन करा कर देखूंगा, तो अगर मुझे एरे के अंदर वो सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है अपनी किसी वैल्यू से जिसकी एक कंडीशन है, तो मैं जो स्लाइसिंग है उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए भी यूज कर सकता हूं। तो यहां पर हमने क्या करा? एरे, और एरे के साथ अपनी कंडीशन,
और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने एलिमेंट हैं उन सब की जगह पर क्या सेट हो जाएगा, हमारा ये वैल्यू सेट हो जाएगी। तो जो बूलियन स्लाइसिंग या कंडीशनल स्लाइसिंग है वो सिर्फ एलिमेंट लाने के लिए यूज नहीं होती है, एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए भी यूज हो सकती है, डिलीट करने के लिए भी हो सकती है। क्या डिलीट करने के लिए, हमने कहा ये भी करके देख लेते हैं, है ना, कि डिलीट कैसे होता है। तो अच्छा मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पहले एरे से कोई सिंगल एलिमेंट डिलीट करके दिखाओ, कोई सिंगल एलिमेंट डिलीट करके दिखाओ, तो कैसे डिलीट करोगे? तो यहाँ पर एक बार डेल ऑपरेटर का यूज करेंगे, एरे का नाम और एक इंडेक्स, तो क्या होगा, जीरो इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा हमारा। कैन नॉट डिलीट एरे एलिमेंट, एरे साइज में चेंज नहीं होंगे, एरे का एलिमेंट रिप्लेस हो सकता है, एरे का एलिमेंट रिप्लेस हो सकता है, एरे का एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर एक अल्टरनेट अप्रोच दी गई, np डॉट डिलीट। नंपाई के अंदर एक फंक्शन है डिलीट नाम, इस फंक्शन में आप अपना एरे बताइए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और वो एलिमेंट बताइए जिस एलिमेंट को आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डिलीट करना चाहता हूं 45 को, तो ये क्या करेगा, इस एरे के अंदर से 45 को डिलीट कर देगा। नहीं, यहाँ पर आपसे इंडेक्स पूछ रहे हैं, एलिमेंट नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंडेक्स क्या होगा। तो जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसका इंडेक्स, मान लो जीरो इंडेक्स मैंने दे दिया, तो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। जीरो इंडेक्स पे जो 200 पे खत्म हो गया, अब ये जीरो पर, ये जीरो पर। सर अभी तो आप कह रहे थे डिलीट नहीं होगा, अब आपने डिलीट कर दिया। तो ध्यान से समझना, ये इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि ये उसी एरे में चेंज करना चाह रहा था। ये इसलिए कर पाया क्योंकि इसने उसी में चेंज नहीं करा, इसने एक कॉपी बनाई और उस कॉपी के अंदर जीरो वाला एलिमेंट नहीं रखा, जीरो इंडेक्स वाला, बाकी सारे रखकर हमें वापस कर दिए, और हाँ फील क्या आ गया कि हमने एरे में से एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो वास्तव में ये एक नया एरे वापस कर रहा है, ये नया नहीं कर रहा है, ये उसी को चेंज करता है। डेल ऑपरेटर उसी को चेंज करता है जिसको आप डेल में यूज कर रहे हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे एरे हो, चाहे कोई भी हो, इसलिए ये हमारा चेंज नहीं करता है। हाँ, स्लाइसिंग जब आप करते हैं तो चाहे वो एरे की हो कंडीशन वाली, चाहे मैट्रिक्स की हो, दोनों की सेम मैनर में होगी, बट जो इंडेक्सिंग वाली है वो अलग तरीके से होगी, है ना। क्या चीज, क्या कह रहे हो? चलो अब एक चीज और सीख लेते हैं, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि जैसे आपने डिलीट करना सिखा दिया इस एरे के अंदर से इस इंडेक्स का एलिमेंट, मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स होती और मैट्रिक्स में से मुझे डिलीट करना होता, तो कैसे डिलीट करेंगे? अब मैंने बी नाम की एक मैट्रिक्स साइज बना रखी है, नहीं, बना लेते, एम नाम से एक मैट्रिक्स बना रखी है साइज। अब इसमें से मुझे कुछ डिलीट करना है। अच्छा आप बताओ, मैं आपको ना समझाऊं तो इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या दोगे? हाँ, पहले क्या करा गया, फ्लैटन किया गया, फिर उस फ्लैटन में जो आपने बताया उस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करा गया और आपको वो फ्लैटन एरे वापस कर दिया। तो जब आप मैट्रिक्स में जाएंगे और मैट्रिक्स में आप डिलीट ऑपरेशन करेंगे तो वो पहले मैट्रिक्स को फ्लैटन करेगा, चाहे वो 2D हो, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, फ्लैटन करेगा। और फिर फ्लैटन से क्या होगा, सारे एलिमेंट एक लाइन में लग जाएंगे। फिर आपने जो इंडेक्स दिया है
उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट मिलेगा उसको डिलीट कर देगा और आपको फ्लैटेंड एरे वापस कर देगा। अब आपको फिर से मैट्रिक्स चाहिए तो रीशेप करके देख लो। भाई आपने 9 एलिमेंट है, एक डिलीट कर दिया, सोचने वाली बात है। 9 एलिमेंट है, एक डिलीट कर दिया, 8 रह गए, 8 की मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी? तो फिर डिलीट क्या करा उसने? इसलिए वो क्या करता है, पहले फ्लैटन कर देता है। क्योंकि बंडी एरे में तो पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स में कैसे पॉसिबल है? किसी एलिमेंट को डिलीट कर दोगे तो वहां खाली जगह रह जाएगी, तो मैट्रिक्स बन कैसे गई फिर वो? समझ पा रहे हो क्या मैं साइंस देना चाह रहा हूँ? इसलिए फ्लैटन करके इस काम को वो करता है। मैट्रिक्स की जो इंडेक्सिंग वाली स्लाइसिंग है, हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो सेम टॉपिक पांडास में आपको पढ़ाऊंगा मैं, स्लाइसिंग वाला। तो वहां पर मैं जो हमारा मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग वाली स्लाइसिंग अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पांडास के अंदर पढ़ाऊंगा, तो वो दो टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। तो कंडीशन स्लाइसिंग वैसी होगी जैसी अभी हमने ये लिखी। चलो एक बार देख लेते हैं कंडीशन वाले भी। अब ये एम है, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे इवन एलिमेंट चाहिए, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, एम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स में जितने भी इवन एलिमेंट है सारे आ जाएंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो फ्लैटेंड एरे आएगा। तो अगर मैं मैट्रिक्स पर कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं, है ना, जैसे स्लाइसिंग वाला, कि मैट्रिक्स में से मैं कंडीशन स्लाइसिंग कर रहा हूं, तो कंडीशन स्लाइसिंग जब आप करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो फ्लैटेंड एरे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो निकाला है कंडीशन का यूज करके, क्या पता कितने एलिमेंट आएंगे, और जरूरी है उतने एलिमेंट से मैट्रिक्स बन जाएगी। आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए मैट्रिक्स पर जब कंडीशन स्लाइसिंग करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो फ्लैटेंड एरे आता है। किन एलिमेंट का फ्लैटेंड एरे होगा? जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4, उसके बाद ये नहीं हुआ आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर ये नहीं आया, फिर ये। ठीक है, चलिए। तो ऑलमोस्ट चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं इसके साथ, नंपाई के साथ, मैंने कवर कर दी हैं। अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप थोड़ा सा गूगल पे जाके फंक्शंस को देखें। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स देखकर कोड में यूज कर सकते हैं। मोटा मोटा जितना जरूरत का है सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। इतना नंपाई में आपने पढ़ लिया कि जो रह गया है, अगर रह गया है तो वो आप अपने आप से पढ़कर भी कर सकते हैं। नई चीज कोई नहीं रह गई है। जो रह गया है वो हमारा नंबर ऑफ फंक्शन, जो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ सकते हैं। नंपाई हमारा खत्म, कल मिलेंगे। कल हम शुरू करेंगे एक और हमारा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हमारा पांडास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा लाइब्रेरी है। अगर आप डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो रिज्यूमे के अंदर अगर आपने ये दो वर्ड यूज करे हैं तो मान के चलिए कि सामने वाला ये मान के चल रहा है कि आपको पांडास आता है। और पांडास ही डेटा एनालिटिक्स होता है पाइथन में। जब आप कहते हो मैंने डेटा एनालिटिक्स पढ़ा हुआ है पाइथन में, तो सामने वाला सीधा सीधा मान रहा है कि आपने पांडास काम करना सीखा है। तो जितना ज्यादा समय हम पांडास में लगा सकते हैं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारा आगे का कैरियर है। पांडास ही हमारे कैरियर को डिसाइड करेगा कि हम आगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। अब तक जितना पढ़ाया गया है वो सब आप अपने लिए फंडामेंटल कर सकते हैं। और जो मेन मॉड्यूल है जिसके लिए आपने एडमिशन लिया है वो पांडास है, जो हम कल से अपना शुरू करने वाले हैं। तो लगभग मैं एक हफ्ते आपको पांडास पढ़ाऊंगा, 7 से 8 क्लास में आपको पांडास में दूंगा। जितना और दे सकते होगे उतना आप दे सकते हो, है ना, क्योंकि यही हमारा आगे का करियर है। चलिए।
एसक्यूएल जिनका रह गया है, आई डोंट नो क्यों रह गया है, क्योंकि मेरे हर बैच में एसक्यूएल मैं पहले कराता ही हूँ, माइट भी आप किसी दूसरे ब्रांच से हो सकते हैं, तो मेरे पास आपका कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरे ब्रांच के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमारी ब्रांच के कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे और फिर वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ भी इनका ये वाला कोर्स है, इनको इस वाले बैच में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर किसी दूसरे ब्रांच से हैं तो अपने ब्रांच के कोऑर्डिनेटर से बोलिए कि हमारे नोएडा ब्रांच के कोऑर्डिनेटर से वो बात कर लें, फिर वो आपको आगे का जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग क्लास में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास होगी, फ्राइडे कल क्लास होगी। ऑफ आपका रहेगा 19 तारीख को, 19, 20, 21, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 3 दिन ऑफ। चलिए अब एंड करते हैं, आज क्लास का टाइम काफी हो गया।